हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी इस बार सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी को प्रस्तावित है। और पेपर 2 में एसएसटी मीन सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई, हम क्या करेंगे, 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न हमारे सही होंगे। तो हम आपको बता दें, चाहे आपके पास 1 हफ्ता का समय हो या 10 दिन का समय है, अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो बिल्कुल आप जो एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आप 50 प्लस सही करेंगे। आप कहेंगे हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। ऐसे कैसे आएगा आपका 50 प्लस स्कोर? हम आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है एसएसटी में पेपर 2 में जो है कि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, 60 प्रश्नों में जो आते हैं ये 60 प्रश्न, जिसमें से आपके 30 प्रश्न जो है पेडागोजी के आते हैं, बाकी 30 प्रश्न आपके आपके जो है भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सब चीजों से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें, डेली आपको हम जो है 4 बजे शाम को एक क्लास प्रोवाइड करेंगे। शाम को जो है 4 बजे ये क्लास आपकी लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विमलेश कोचिंग क्लासेस को। और हम आपको बता दें, अगर आपके पास 10 दिन का या 1 सप्ताह का टाइम है, अगर इस क्लास को 10 दिन तक आप देखते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है 60 में आप जो है 50 प्लस स्कोर करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका इस समय है 50 प्लस स्कोर आने का। वो है सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट पेपर 2 के, एसएसटी के पूरे पेपर हम आपको कराने जा रहे हैं। 1 हफ्ते या 10 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर इतना भी कर ले गए ना, तो आराम से आप 50 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। आज जो हम आपको पेपर कराने जा रहे हैं, ये पेपर आपका जो है 20 अगस्त 20 अगस्त 2023 को हुआ था ये पेपर। उसके जो है कि 31 से लेकर के जो है 90 तक प्रश्न आपके सेट में पूछे जाएंगे। जैसे आप जब पेपर देने जाएंगे ना, तो जो पेपर 2 आपको मिलेगा, उसमें 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न आपको बाल विकास के मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने एसएसटी लिया होगा तो 31 से लेकर के 90 तक प्रश्न, और लगभग इसमें कितने प्रश्न, 60 प्रश्न आपके एसएसटी के आएंगे। तो हम आपको 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को इससे पहले वाली क्लास में हम करा दिए हैं, और आज आपको कराएंगे 60 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को फिनिश करा देंगे। ठीक है, दो पार्ट में वीडियो क्लास आपको मिलेगी। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन। जैसे 2023 पेपर जो 20 अगस्त का हुआ था, इसके 30 प्रश्नों को इससे पहले वाली क्लास में करा दिए हैं, और आज आपको कराने जा रहे हैं आपको जो आपके 30 प्रश्न है, एक 60 से लेकर के 90 तक। तो हम आपको बता दें, 2023 पेपर, 24 पेपर, 19 पेपर, 18 पेपर, 15 पेपर, 14 पेपर, जितने भी 24 पेपर के जितने भी पेपर है सब करा देंगे। आप अगर इन पेपर्स को भी देख के जाते हैं तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, और इतना तो आराम से आप पहुंच सकते हैं 50 प्लस। डेली शाम को 4 बजे क्लास मिलेगी, और जब भी आपको समय मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जा करके आप चैनल पे विजिट करके आप क्लास को देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा कंप्लीट क्लास चाहिए एक जगह, तो आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाएंगे हमारे चैनल पे, विवलेस कोचिंग क्लासेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके जाएंगे। अब जब आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम में, तो वहां पे आपको मैं आपको बता दूं, ये चीजें हम आपको डेली नहीं बताएंगे, डेली बस आपको क्लास कराएंगे, आज चूंकि बता दे रहे हैं आप लोगों को। वहां पे जाएंगे तो आपको सीटेट एसएसटी पेपर 2, ठीक है, एसएसटी की जगह आपका सामाजिक विज्ञान लिखा होगा, सामाजिक विज्ञान के नाम से होगा। एसएसटी सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट। उसमें आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी पूरे पेपर का। इसमें क्या हो रहा है, 2014 से लेकर के 2024 तक के पेपर। अभी हमने आपको एक क्लास प्रोवाइड किया, ये हमारी दूसरी क्लास है, डिले बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आज ही इस क्लास को देख रहे हैं, आपके पास 1 हफ्ता का भी समय है या 10 दिन का, तो इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे क्लास पे बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उसको तैयार कर लेना है। पहले आपको बताना है हमारे साथ प्रश्न को पढ़ करके, अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो उसको तुरंत तैयार कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। 1 हफ्ता 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए, 50 प्लस करके आएंगे 8 फरवरी के दिन आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। ये रही आपके पास 61 नंबर का प्रश्न, 2023 पेपर का। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन चयन कीजिए। किसके बारे में कहा है? ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन की यहाँ पे पहचान करना। पहला है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है, यानी जो बायोगैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है।
दूसरा है सौर ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा है, सी है ज्वारी ऊर्जा समाप्य है और डी पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। यहाँ पे पूछा है, ध्यान देना है प्रश्न, कौन सा इसमें से असत्य है मीन्स गलत है। ये प्रश्न आपको बताना यहाँ पे है। अगर ये प्रश्न आ रहा है तो मन में सोच लें कौन सा ऑप्शन है, नहीं आ रहा है फिर हम आपको बता रहे हैं, तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारी ऊर्जा समाप्य है। यानी जो ज्वारी ऊर्जा होती है समाप्य मतलब समाप्त कभी नहीं होती है, और ये कह रहा है कि समाप्य है, ये बात गलत है। यहाँ पे देखिए बायो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है, बिल्कुल ये बात सही है। सौर ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, ये भी बात सही है। लेकिन गलत असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हाँ सर। ये लीजिए आपके पास ये 62 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 20 अगस्त 2023 के पेपर में। ठीक है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में और भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यानी इसमें से कौन सा यातायात का ऐसा साधन है जो अधिक दूरी, बहुत लंबी दूरी तक जाना हो और भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है। जल मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है या सड़क मार्ग होता है। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर भी सोच ले कौन सा ऑप्शन होगा। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जल मार्ग सबसे सस्ता होता है आपको भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए, अधिक दूरी के लिए। इसीलिए देखे होंगे देश विदेश से जब आयात निर्यात होता है तो जल मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, समय बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है, और आंसर आप बताने का प्रयास करें। और ये मैं आपको बता दूं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में आपको करा रहा हूँ, और सच में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा आप लोग। यहाँ पे दिया गया अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अगर आप अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो किस प्रकार के संसाधन का इसमें यूज करना चाहिए आपको सुझाना है, बताना है। नवकरणीय संसाधन, नवकरणीय संसाधनों को, मानव निर्मित संसाधनों को या अजैव संसाधनों को, आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ सर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधनों को। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है, 2023 पेपर का प्रश्न हमारा यहाँ की एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या कहलाता है, मतलब क्या दिखाता है, भेदभाव, रूढ़िवाद, यहाँ पे प्रगतिशीलता या पूर्वाग्रह। आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन आपका इससे फिक्स है। जैसे आप एक एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, आपने कहा बच्चों से, प्यारे बच्चों आप लोग एक काम करिए कि आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करना, वहां पे रखी हुई थी। उसमें से क्या हुआ कि अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य वाली गुड़िया का चयन कर लिया। यह जो व्यवहार है, यह व्यवहार क्या कहलाता है। यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद को। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, स्टीरियोटाइप्स का, ठीक है, रूढ़िवाद का यहाँ पे प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए 2023 पेपर का अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है, देख करके घबराना नहीं है। अगर इस तरह के प्रश्नों को देख करके परेशान होंगे भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और सिर्फ हल्के हल्के प्रश्न अगर आप कहीं से कर रहे होंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये पेपर आपके लिए ला रहा हूँ। पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न आपके लिए बनेंगे, और इस तरह की चीजें सीखे रहेंगे, वहां पे आप एडजस्ट कर लेंगे, हर प्रश्न सही करने लगेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है, किसी के पूर्वाग्राही होने का क्या अर्थ है। यानी कोई पूर्वाग्राही होता है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे दिया है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जब कोई पूर्वाग्राही होता है तो वह नकारात्मक रूप से लोगों को देखता है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानता है, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करता है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करता है। आप लोग बताएं क्या सही हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पूर्वाग्राही जो व्यक्ति होता है, मैं आपको बता दूं, उन्हें नकारात्मक रूप से, वो हर लोगों को नकारात्मक रूप से देखता है, ये बात सही है। और यहाँ पे जो लोग भिन्न है उनका अनादर करता है। पूर्वाग्राही जो व्यक्ति होता है, देखते होंगे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं, और जो लोग भिन्न है उनका अनादर भी करते हैं। ठीक है, जो लोग उनसे अच्छे हैं या जो भी है, ये चीजें अनादर भी करते हैं। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव भी करते हैं पूर्वाग्राही लोग, ये है। लेकिन पूर्वाग्राही लोगों के अंदर ये नहीं लक्षण होता है कि उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानते हैं, ये वो लोग किसी को नहीं मानते ऐसा। तो ए, डी
ए, सी और डी किस ऑप्शन में है? ए, सी और डी। यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं पूछा जा सकता है, पढ़िए धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लगी रहिए प्रश्न पे, ज़रूर आप खुद सही करेंगे। ठीक है? चलूँ? हाँ सर चलें। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और मैं आपको बता दूँ बड़ा ही फेवरेट प्रश्न अभिकथन और तर्क का यहाँ पे पूछा गया। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ अभिकथन दिया है, यहाँ पे तर्क दिया है। चलिए अभिकथन पढ़ लेते हैं। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। ये आपका अभिकथन दिया था। यहाँ पे तर्क दिया है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। पहला ऑप्शन है ए सही परंतु आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और यहाँ पे सी है ए गलत है परंतु आर सही है। और डी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चले आप लोग क्या इसका आंसर बताएंगे भाई? बड़ा ही शानदार आंसर मैं आपको बता दूं। इस तरह का प्रश्न अभिकथन और तर्क का बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। 60 प्रश्नों में लगभग 20 प्रश्न इनकी संख्या रहने वाली है ऐसे प्रश्नों की। अब बात कर लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए दिया है संघीय व्यवस्था भारत में जो सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल सही बात है। भारत में जो संघीय व्यवस्था होती है, भारत में वो जो भारत में जानते हैं बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं, संस्कृति पाए जाते हैं, बहुत सारी विविधताएं भी भारत में पाई जाती हैं। आप हर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो भाषाएं चेंज करती हैं, लोगों का रहन सहन ये सारी चीजें अलग अलग मिलती है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही यहाँ पे है। यहाँ तर्क दिया है यह देश में अभिशासन की बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। यानी कि ये बात सही है कि यह देश में जो है कि बहुलित चरण यानी बहुत सारे चरण पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग होंगे तो यहाँ पे चरण डेफिनेटली यहाँ पे पाए जाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो अभिकथन भी सही है, आपका तर्क भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। कोई ऐसा शिक्षक, कोई ऐसा टीचर या कोई भी आपको इसको पूरा बेहतरीन तरीके से सोचे कि किसी आंसर आप बता दे तो नहीं कोई कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, अभ्यास है, अभ्यास। अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास करेंगे सब कुछ सही आप कर ले जाएंगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं समझने का, सब बेटर आप करेंगे, प्रश्न आप खुद सही करने लगेंगे। ठीक है? यहाँ पे देखिए एक भी क्लास हमारा मिस अगर आप किए करेंगे भाई तो फिर दिक्कत है। डेली शाम को 4 बजे क्लास मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम भी बता दिए। प्लेलिस्ट में सीटेड सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, ये दूसरी क्लास है। डेली आप एक क्लास जरूर देख लेंगे। 10 दिन या जो भी समय आपके पास बचा हुआ 50 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ, प्रश्न पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? यहाँ पे बात की गई है इसमें से कौन सी ऐसी घटना है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम, जो अत्याचार रोकथाम है इसके अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। पहला यहाँ पे है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध जो है हिंसा। बी है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ के लिए बाध्य करना। सी है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुसूचित अनुमति देना। और डी अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। यहाँ पे प्रश्न समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार सर तेजी से पढ़ लीजिए, एक बार रुक रुक करके समझ के पढ़िए। देखिए कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी घटना है, यहाँ पे 4 घटना आपकी दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे घटना दी गई है। अत्याचार रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसमें से कौन सा उल्लंघन करती है उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये तीनों चीजें देखिए, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये उल्लंघन करती है 1989 का। ये ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी बात जो है आपकी ऐसा नहीं करना आपको है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए ये उल्लंघन होना 1989 का। यहाँ पे देखिए है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन को अनुमति देना, ये भी गलत बात है। यानी कि ये तीनों जो है उल्लंघन है, ए बी सी। तो ए बी सी जिस ऑप्शन में होगा आपका सही। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना ये पॉजिटिव चीज है, ये उल्लंघन नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से ए बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए हैं ऑप्शन से आपके यहाँ पे
यहाँ पे एबीसी किस ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है? देखिए कुछ नहीं तो जानकारी तो मिल रही है, आंसर मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें? हाँ सर चलें। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। बताएं आप लोग क्या आंसर यहाँ का होगा? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार है यहाँ पे है। देखिए क्लास छोड़ करके मेरे भाई मत जाइए। अगर आप सोचेंगे कि बस सर हल्के-हल्के प्रश्न करेंगे इस तरह की क्लास, भाई इसी तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर ये क्लास देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखिए जितना मैं आपको पेपर करा रहा हूँ। अगर देख लेते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर है, अगर देखते हैं इसको, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना पेशेंस आप नहीं रखते हैं। थोड़ा-सा क्लास को देखेंगे फिर दूसरे क्लास में शिफ्ट आप हो जाते हैं। तो अपने अंदर कैपेसिटी क्षमता बनाइए क्लास को देखने की, जहाँ पे बेहतरीन कंटेंट मिलता हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही दे रहा हूँ आपको। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर और 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपके अंदर एक समझ विकसित होगी। नहीं है विश्वास तो 2-3 दिन तक देख करके क्लास को देख करके देखिए, आपको पता चलेगा, मजा आएगा क्लास को देखने में। इस प्रश्न को पढ़िए, हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास करिए। यहाँ दिया है मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन के कथन को समझिए। ये जो मध्याह्न भोजन योजना है, जो ये है, ये विद्यार्थियों में जो जातिगत पूर्वाग्रह है, एक दूसरे बच्चों में जो जातिगत पूर्वाग्रह होता है, उसको कम करने में बड़ा ही इसने हेल्प किया है। तो यह जो बात है सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। पहले यहाँ पे सभी जातियों के बच्चे साथ-साथ खाते हैं, क्या सच में? जैसे स्वाध्याय भोजन योजना में सभी जातियों के बच्चे एक साथ खाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, खाते हैं सर। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ये भी देखे होंगे स्कूलों में, विद्यालयों में दलित महिलाओं को जो है खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी बात सही है। ये बढ़ावा मिलता है इससे। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। ये भी बात आपकी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ये भी बात सही है। हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है। तो अगर देखा जाए तो मध्याह्न भोजन योजना में क्या हुआ है, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में ये चारों स्टेटमेंट आपके काम है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ए बी सी और डी सही है। समझ में आ गया होगा? हाँ, देखिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न को, वैसे मैं चाहता हूँ आप भी पढ़ करके सीखिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रश्न पे रुकिए और अपने से अंदर एक समझ विकसित करिए, आप खुद सही कर ले जाएंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि रटना है, इसको समझने के आधार पे सही कर लेना है। ठीक है, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। सी है यहाँ पे, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। और डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आप लोग बताना है भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता इसमें से कौन सी सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, बात सही है। न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल, ठीक है, ये भी नहीं। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये नहीं सही है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी में दिया गया है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछा गया था? कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी कहाँ पे इस वाले में दिया था, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सब प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, इसके बाद आंसर बताने का, सोचने का प्रयास करिए। नहीं आ रहा है प्रश्न को तैयार कर लीजिए, समझिए, सबसे बड़ा चीज है समझना। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को बढ़ाइए। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। प्रश्न समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में, वो जो है कि घरेलू काम, जो घरेलू काम है घर का, द्वारा निष्पादित काम अनदेखा और अदत्त जाता है, इसके पीछे का संभाव्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, दूसरा है घरेलू काम के लिए कम समय लगना, तीसरा है भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था और चौथा है घरेलू काम का अवमूल्यन। जैसे
वहाँ पे देखिए जब महिला ऑफिस जाती है तो उनको वेतन भी मिलता है, वहाँ पे सम्मान भी मिलता है, ठीक है? लेकिन निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में जो घरेलू काम होता है महिला का, जो महिलाओं का घरेलू काम होता है उसमें उनको अनदेखा और अदत्त जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि घरेलू काम का क्या है? अवमूल्यन हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न को समझना है, कुछ भी नहीं समझ में आए थोड़ा बहुत समझिए उसको, ठीक है? चलिए प्रश्न यहाँ पे है, लीजिए अगला प्रश्न। एक आर्टिकल से प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 आपका अनुच्छेद से। देखिए समय नहीं है, थोड़ा-सा फास्ट भाई चलेंगे, तैयार करते रहिए प्रश्नों को। प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार की व्यवस्था की है? इसमें से कौन-सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिसके अंतर्गत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हम लोगों को भोजन का अधिकार मतलब हमको खाने-पीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है हमारा और हमें प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय की जो है द्वारा जो है कही गई बात है। ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो 19 में, 21 में, 14 में या 20 में? तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 हम लोगों का है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हमें खाने-पीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त और जलवायु का अधिकार है। इन सारी चीज़ों निजता का भी अधिकार हमारा है। ठीक है? बेहतरीन ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। शानदार आंसर? हाँ सर। बढ़िया आंसर सर, बहुत बढ़िया सर। ये लीजिए आपके पास थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। अगला प्रश्न, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पढ़ता हूं यहाँ पे है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों का निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। यानी जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न होती है, या इसमें सही विकल्प का यहाँ पे पहचान करना है। पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बी, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। बात सही है यहाँ पे। क्या बात सही यहाँ पे है? हाँ, देख लेता हूँ ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाकर रखते हैं। और डी, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। पहले आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है। इस प्रश्न को मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, एक आध प्रश्न तो आपको दूंगा मैं, पक्का ही है। इसका आंसर आप लोग सोच करके कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर इसका देते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, क्या आंसर होगा यहाँ पे लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी दे दे रहा हूँ, सॉरी वहां पे ऑप्शंस नहीं थे, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए बता ही दे रहा हूँ, खैर छोड़िए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है? डी क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका जो धर्मनिरपेक्ष है भारत का, देखिए अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। सही बात है, भारत में जो अल्पसंख्यक है इनके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। इस तरह से ए और बी सही है, लेकिन सी और डी आपकी ये गलत है। कैसे, क्यों? देखिए यहाँ पे अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाकर रखते हैं। ऐसा नहीं है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति है, ये भी नहीं है। तो ए और बी सिर्फ सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में दिया गया था। यहाँ पे ये वाला प्रश्न थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, और देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है? अगर सिर्फ आप वन लाइनर प्रश्न अभ्यास कर रहे होंगे, केवल एक प्रश्न, एक लाइन का प्रश्न है और 4 को ऑप्शन दिए हैं, तो भाई ना आप बहुत दूर है एग्जाम से। जिस लेवल का प्रश्न आएगा एसएसटी में ना, इस लेवल का प्रश्न आएगा, और इस लेवल का प्रश्न आप कहेंगे हम सर कैसे सही करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, अभ्यास से सही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास है। 1 हफ्ता का समय है, 10 दिन का समय है, लगातार प्रीवियस ईयर पेपर 5-7 सालों का लगा लीजिए, 50 प्लस स्कोर करेंगे भाई। और हल्के-हल्के प्रश्न कर रहे होंगे आप तो कोई मतलब नहीं, वन लाइनर प्रश्न से कुछ होने वाला है ही नहीं, ये भी जान लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। जैसे सभी लोग जो है कानून की दृष्टि से समान है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पे है? पहला है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपिच समान कानून का पालन करना होगा। बी, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सी, असमानताएं समाप्त हो गई। और डी, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन को सुनिश्चित करता है। मैं आपको बता दूं, देखिए सीटेट में एक तरीका है भाई,
बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। जब भी आप प्रेसिडेंट के प्रश्नों को चाहे कोई भी सेगमेंट कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। उस ऑप्शन को सोचिए जो पॉजिटिव है। अगर प्रश्न पूछा है पॉजिटिव, तो आम ऑप्शन भी पॉजिटिव सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से में समान है, ये बात कैसे सही होगी? सभी नागरिकों को अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर के अनपिच समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल, समान कानून का पालन करना होगा, तभी तो सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होंगे। इसका मतलब ये सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ, कानून की दृष्टि में चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसके उसके नस्ल के आधार पे, उसके वर्ण, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या जेंडर के आधार पे उन व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब भेदभाव नहीं होगा, तभी तो कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। ये भी बात सही है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर और गौरवमय जीवन, यानी सभी लोगों के लिए जो है निष्पक्ष अवसर, सबको समान अवसर की उपलब्धता यहाँ पे मिलेगी। गौरवमय जीवन जो है सुनिश्चित कराता है, ये भी बात सही है। ये जो है कानून। असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, ये गलत बात है। असमानताएं समाप्त हो गई, ये जो है कानून के समक्ष ये गलत है। तो इस तरह से आपका ए, बी और डी यहाँ पे सही है। तो ए, बी, डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर, ठीक है। चलिए, समय नहीं लेंगे, ये लीजिए बेहतरीन प्रश्न आपके पास। मैच द फॉलोइंग का भी प्रश्न आता है, और इस तरह के प्रश्न भाई भर भर के आते हैं। कुछ भी नहीं कठिन है, सिर्फ अभ्यास से सब कुछ हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न आपने एक बार देख लिया, उसको तैयार कर लीजिए, समझ विकसित करिए उसको। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे काम है, यहाँ पे रोजगार के प्रकार है। जैसे राजमिस्त्री क्या करते हैं? राजमिस्त्री एक दिहाड़ी मजदूर है, बिल्कुल सही बात है। ये घरेलू कामगार क्या है? अनियमित मजदूर है, ये भी सही है। इनका रोजगार का प्रकार है। ये जो स्वरोजगार है, सब्जी विक्रेता है। स्वरोजगार मतलब स्वयं का रोजगार। कौन है? सब्जी विक्रेताओं का स्वयं का भाई उनका रोजगार होता है, सब्जी बेचते हैं। तो ये भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दिहाड़ी मजदूर कौन है? राजमिस्त्री। अनियमित मजदूर जो घरेलू कामगार होते हैं, जो है अनियमित मजदूर होते हैं। और स्वरोजगार जो सब्जी विक्रेता होते हैं। और ये यहाँ पे व्यवसायी, आपके दुकानदार में सुपरवाइजर नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कहाँ पे है? यहाँ पे दिया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर कुछ नहीं सीखे तो एक चीज यहाँ पे सीखे ना इस प्रश्न से, स्वरोजगार ये होते हैं, अनियमित मजदूर किनको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, तैयार तो हुआ ना। इस तरह का प्रश्न आएगा तो अब कहीं बाहर से नहीं आएगा, यही सब घुमा फिरा के आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लीजिए अगला प्रश्न है आपके पास, शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं इसके पास। देखिए अभी भी आपके पास 10 से 15 प्रश्न बचे हुए हैं भाई, क्लास में बने रहिएगा। क्लास अगर आप छोड़ करके जाएंगे, अगर आप तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर पेपर का ही करा, 2023 पेपर का 75वां प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई, इस प्रकार के प्रश्न के कारण है। जैसे देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप जब शहरों में ऐसा देखा गया कि औद्योगिक स्थलों के निकट बहुत सारे स्लम पाए गए। स्लम जानते ही होंगे आप लोग, बहुत सारे स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण है? पहला ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोपति, बी है ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, और सी है घटी हुई कृषि उत्पादकता, और डी है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। आप लोगों को बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा क्या है जिसके वजह से स्लम क्षेत्रों में वृद्धि दी गई है? ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर बताएंगे। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखूंगा इस प्रश्न के लिए कितने लोग बेहतरीन आंसर यहाँ पे बताते हैं। लीजिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ। यहाँ पे ये प्रश्न आपके पास है और देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर बता देते हैं। बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? इसमें जो मेन वर्ड है ना, सार्वजनिक सेवा, वो कौन कौन से चीजें हैं जिसमें सार्वजनिक सेवाएं शामिल होती हैं? यहाँ पे पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। राइट आंसर जानते हैं किसको? पुलिस सेवाएं, ये सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यायिक सेवाएं, ये भी सार्वजनिक सेवाएं हैं सभी लोगों की। और शैक्षिक सेवाएं भी होती है, लेकिन ये नहीं होगा निर्माण सेवाएं। तो ए, बी, सी यहाँ पे ऑप्शन में है भाई। हाँ, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 2023 पेपर का अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा 2023 पेपर का अगला प्रश्न। थोड़ा छोटा करते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको कितने लोग बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे प्रश्न है कि 1883 में इल्बर्ट बिल ने के लागू करने पर विरोध हुआ। 1883 में आपका जो है इल्बर्ट बिल लागू हुआ था। एक चीज तो यहाँ पे तैयार हो गई, इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ था? 1883 में। लागू करने पे आप जान गए विरोध हुआ था, क्योंकि क्यों विरोध हुआ था? यहाँ पे रीजन दिए गए हैं। पहला है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। इस बिल का इस
इसलिए विरोध हुआ कि भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए क्योंकि इस बिल में जो ब्रिटिश सरकार थी बिना सबूत के, बिना कोई सबूत के जो है भारतीय लोगों पे मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी, इसलिए इस बिल का विरोध हुआ। क्या ये बात सही है? बी यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। या इस बिल का इसलिए अंग्रेजों ने विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, भारत के लोग भी। और सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और यहाँ पे है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? ध्यान समझिएगा। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का इसलिए विरोध किया था क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश पे और यूरोपीय व्यक्ति पे मुकदमा चला सकते थे। तो ये बिल का विरोध का सबसे बड़ा रीजन था। और ये रीजन था आपका कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इस बिल ने जो भारत के न्यायाधीश थे और जो अंग्रेजी मतलब न्यायाधीश थे उनमें समानता स्थापित करने का, इसीलिए यही दो रीजन थे जिसकी वजह से इस बिल का विरोध किया था। ये ऐसा नहीं था, ये भी रीजन नहीं था, ये भी रीजन नहीं था। याद रखेंगे भाई, कुछ तो पढ़े रहेंगे। 1883 का हिल्बर्ट बिल के बारे में जान गए होंगे, क्यों हुआ था? भारतीय न्यायाधीश और अंग्रेजी न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित हो रही थी, इस वजह से प्रयास हुआ, इसकी वजह से विरोध हुआ। और एक रीजन ये भी था कि भारतीय लोग भी जो है अब अंग्रेजी या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, इस वजह से इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपका यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार प्रश्न है और आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। पढ़िए प्रश्न को। हाँ सर, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 2023 पेपर का, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन यहाँ पे कारण है, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। यहाँ पे कारण दिया है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही कारण है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए इसका जो है, ए और आर दोनों सही है, यानी हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले में ज्यादा बराबर है, ये बात भी ठीक है। कारण है कि भारतीय संविधान में तय किए गए जो आदर्श हैं को अभी तक हम लोग साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये इसका कारण भी है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, शानदार प्रश्न है, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं इसका है। यहाँ पे प्रश्न है कि नीचे दिए गए ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ये जो दिए गए हैं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, बताना है क्या बात सही है कि गलत है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी दिया है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सही विकल्प आपको चुनना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पानी पी ले, 1 मिनट आते हैं भाई। चलिए, पानी ही नहीं भाई, कहाँ से पिए? चलिए पहले इस सेशन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पानी पिएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है जो खिलाफत आंदोलन के बारे में, कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ये बात खिलाफत आंदोलन के लिए सही थी, ये बात सही है। लेकिन भारतीय मुसलमान चाहते थे कि जो पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थान है उनको खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ये ए सही है लेकिन बी गलत है, ये सही हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में जानते रहिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे लीजिए, ये और प्रश्न आपके पास है। हाँ, बताना है क्या हो जाएगा भाई। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, कारण दिया है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो अभिकथन है ये भी सही है, कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? जैसे देखिए, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा,
नील का व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और कंपनी के कर्मचारी भी है नील उत्पादन में निवेश करना लगे, जैसे जैसे इसका जो है कि निवेश बढ़ा। यहाँ पे कारण दिया है कि इसमें होने वाले जो अधिक लाभ से आकर्षित होकर के बहुत सारे स्कॉटलैंड के, इंग्लैंड से भारत आए और वो लोग बागान मालिक बन गए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बात यहाँ पे सही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? यहाँ पे जो है बुद्ध जी के उपदेशों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। और एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी आ गया क्या भाई? पानी आ गया? पानी नहीं है, नहीं आया अभी, लेके आइए। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के कारण है, बिल्कुल जो है बुद्ध जी के ये उपदेश थे। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और हमारी इच्छा की वजह से है, ये भी बात है, ये भी बात सही उन्होंने कही थी, उपदेश में उन्होंने दिया था अपने भगवान बुद्ध जी ने। यहाँ पे खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है, ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ए और बी सही है, यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग तेजी से आने लगी। भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। जब 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो यूरोपीय बाजार थे उससे भारतीय कपड़ों की, जो भारत में कपड़े थे उनकी डिमांड बढ़ गई और भारत में बुनकरों को निम्नलिखित परिवर्तन आए। भारत के बुनकर जो थे उनमें क्या परिवर्तन आए, यहाँ पे दिया गया है। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। दूसरा है, शिल्पकारों के कामकाज के में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी और डिजाइनों में बहुत बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन सही है कि जब ऐसा हुआ तो अधिकाधिक लोगों ने कताई और धुलाई और रंगाई का धंधा जो है अपना लिया। क्यों? क्योंकि भाई भारतीय यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग, डिमांड बढ़ गई, तो ये लोग अपना जो है यहाँ पे धंधा अपना लिए। उसके बाद एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर के काम करने की नई प्रणाली भी शुरू हो गई, ये सही है। तो इस तरह से ए और डी जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न 83 नंबर का और आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। प्रश्न हमारा है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूलो की 1873 में आई किताब समर्पित है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़े रहेंगे सही कर लेंगे। देखिए निम्न जातियों की दुर्दशा पर, निम्न जातियों की जो निम्न जातियों की दुर्दशा पे ज्योतिबा ज्योतिबा राव फूले जी की 1873 में, यहाँ से एक आंसर भी तैयार होता हुआ आपका एक प्रश्न भी कि ज्योतिबा राव फूले की जो किताब आई 1873 में आई और उन्होंने किताब उनकी किस चीज पे समर्पित थी, याद रख लीजिएगा। भारत के उपनिवेश विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों का नहीं, भक्ति गायकों पे नहीं, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, यही सही आपका है। जो अमेरिका का गृह युद्ध था उसमें जो दास प्रथा का विरोध हुआ था उस पे ही 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा राव फूले जी के जो है इस पे किताब समर्पित थी। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये भी नहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने कहा ना एक बार देख ही रहेंगे भाई ना, तब भी आपको प्रश्न याद हो जाएगा। केवल कंसंट्रेटली अटेंड बना करके यहाँ पे देखते रहिए। ये वाला प्रश्न यहाँ पे है भाई, हाँ देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। बी है, मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच काम किया एवं उनके संगठित किया, उनके सामाजिक स्थिति में सुधार एवं आंदोलन किया। यहाँ पे आपके पास दिया गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा। पानी आ गया भाई, पानी पी लेता हूँ।
हो गया। सोच ली इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्यों, देखिए ध्यान से। 19वीं सदी में क्या हुआ था कि जो दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जो जातियां थी के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। कब? 19वीं शताब्दी में जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, लोग आवाज उठाने लगे। और सामाजिक, यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए बी वाला दिया है कि मध्य भारत में जो सनातनी आंदोलन की जो शुरुआत थी, घासीदास ने की थी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत में जो सनातनी आंदोलन था, इसकी जो शुरुआत थी घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोगों, चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनके संगठित किया, उनको उनको संगठित किया, एक साथ उन्होंने किया, उनको सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी किया। किसने किया भाई? घासीदास जी ने सबको संगठित किया। तो ये बात दोनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और बी जो है ए का सही उदाहरण भी है। ठीक है, जैसा ये है सेम, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, बताना है आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर देना है भाई, सही आंसर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? इसमें से कौन है जो कुरान की आयतों की उन्होंने पुनर्व्याख्या की और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? कितनी बेहतरीन बात उन्होंने कही थी। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार की बात की। बेगम अनीश किदवई, मुमताज अली हजारा बीवी इस्माइल और बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो ये आप याद रखिएगा, मुमताज अली, जिन्होंने जो है शिक्षा के अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को, इन्होंने कुरान की आयतों में पुनर्व्याख्या करके कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, दो तीन प्रश्न और बचे हुए हैं भाई। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हम बहुत कम जानकारी है, क्योंकि जो मध्यकाल है, मध्यकाल में जो जनजातीय समूह है उनके बारे में बहुत कम जानकारी हम लोगों को है। ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है, वे लिखित दस्तावेज नहीं लिखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी है। क्या ऐसा रीजन है कि वो लिखित दस्तावेज नहीं लिखते थे, इस वजह से कम जानकारी है? बी, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। सी, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आए और वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर दीजिएगा भाई आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों को देना है। बार बार प्यास लग जा रही है। ठीक है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा। यानी जो मध्यकाल में जो जनजातीय समूह थे उनके बारे में हम लोगों को बहुत कम जानकारी। उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा रीजन है उनका लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। वो चीजें जो लिखते थे दस्तावेज, वो नहीं रखते थे। और जब कोई चीज लिखित नहीं रहेगी भाई, जैसे आज से 1970-80 की चीजें अगर आप लिख करके रखे हैं, तो चीजें अगर आज अ, आगे के लोग आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के, जैसे आज 2025-26 चल रहा है, 26 है, 26 चल रहा है, 2026, तो आज से 20 साल बाद अगर कोई चीज लिखित रहेगी तो लिखित दस्तावेज तो जानेंगे ना लोग ना। तो यही सबसे बड़ा रीजन था। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लीजिए अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएं क्या हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, जो खुदा की रचना के खाते में उनके जो ब्यौरा है, उनका जो ब्यौरा है मर्दों की सूची में नहीं आता, ये इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये जो लेखांश है, ये जो लाइन है, ये किसके लिए लिखी गई थी? यहाँ पे दिद्दा के लिए, रजिया के लिए, गौतमी के लिए, रुद्रमा देवी के लिए। ये जो चीज लिखी गई थी, ये रजिया के लिए लिखी गई थी। याद रखिएगा, किसके लिए? रजिया के लिए यहाँ पे लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और यहाँ पे बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किस शताब्दी की बात किया है? 12वीं शताब्दी की बात किया है। यहाँ पे दिया, मेहराओं का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। बी, मेहराओं का मध्य भाग आधारशिला आधारशिला कहलाता था। केवल ए सही है, न तो ए और न तो बी सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही है। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में जो प्रयुक्त
गुप्त प्रौद्योगिकी के संबंध में मेहराओं का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित, जो अधिरचना का भार है इसको स्थानांतरित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किया गया था, ये सही है। लेकिन मेहराव का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है, तो जो मेहराव का मध्य भाग आधारशिला नहीं कहलाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न और इसके बाद अंतिम प्रश्न आपका आ जाएगा। और सीटेट 2023 का पेपर जो 20 अगस्त का पेडागोजी के सभी प्रश्न, अरे एसएसटी का करा दिया हमने। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? इसमें से कौन सा ऐसा पूरा पाषाण स्थल है जिसमें आपको पत्थर से स्थल मिले हैं? कोल्डिहवा है, इनाम गांव है, या ब्रह्मगिरी है, या हुस्गी है? तो आपको बता दें पूरा पाषाण काल स्थल में चूना पत्थर से औजार मिले आपके हुस्गी में मिले हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और 2023 पेपर 20 अगस्त का ये रहा आपके पास अंतिम प्रश्न। और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जा रही है हिंदी, लेकिन हिंदी तो नहीं करेंगे भाई, हिंदी तो आपकी लाइव क्लास में हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? जो महाजनपद थे हमारे पास, उनमें कर वसूलने के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? आखेटकों तथा संग्राहों को भी जंगल से प्राप्त वस्तु राजा को देनी होती थी, बिल्कुल सही ये बात है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पे नकारात्मक आंसर। जो आखेटक हुआ करते थे, जो जंगलों में रहे और संग्राहक होते थे, जंगल से भी जो प्राप्त वस्तु होती थी उसमें भी आपको जो है राजा को देनी होती थी, ये महाजनपदों का नियम था। बी यहाँ पे है दिया गया है, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाले वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। जो व्यापार में वस्तु जो खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, उस पे भी कर लगाया जाता था, ये भी बात सही है। महाजनपद के नियम थे यहाँ पे वसूलने के। यहाँ पे दिया है यहाँ पे कि ज्यादातर फसलों पर उपज का 1/2 मतलब आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ये बात यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है। ये 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था, इतना नहीं होता था, ये आपका गलत है। यानी चौराहों को जानवरों तथा उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था निगेटिव था, प्रश्न निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, निगेटिव यही है ना, इतना नहीं देना पड़ता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से जो पेपर आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था, उसके 60 प्रश्नों एसएसटी के हमने इस क्लास में कराए। इसके पहले वाले क्लास में 30 प्रश्न, इसमें 30 प्रश्न। इसके बाद की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सीटेट पेपर जो आपका 2024 में हुआ, उसके कराएंगे भाई। अगर सच में आप सीटेट 8 फरवरी को देने जा रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एसएसटी पेपर में, तो डेली शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलेगी। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए विमलेश कोचिंग क्लासेस को, और आप क्लास देख सकते हैं भाई। और अगर 10 दिन तक भी प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट